आज के न्यूज़पेपर की हम शुरुआत करते हैं पीआईबी के साथ में। पीआईबी की न्यूज़ आई है एक वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के परीक्षण से संबंधित। यहाँ पर एक मिसाइल की टेस्टिंग की गई है उड़ीसा के तट के किनारे। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, इसके साथ में इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। शॉर्टकट में इसको VLSRSAM कहा जाता है। इसको हमने किए थे इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से ITR चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। 23 अगस्त 2022 को ये परीक्षण किया गया था। इस फ्लाइट टेस्ट को हमने कैरी आउट करे थे कहाँ से? इंडियन नेवल शिप से। एक जहाज़ है नौसेना का है, इसके ऊपर से हमने ये परीक्षण किया था। किसके खिलाफ किया था? एक हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट हमने बनाए थे, ठीक है, ताकि हम डेमोन्स्ट्रेशन कर सकें, प्रदर्शन कर सकें एक वर्टिकल लॉन्च कैपेबिलिटी को। मिसाइल इसके साथ साथ में इसको इक्विप्ड किया गया था इंडिजीनियस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर के माध्यम से। इसने टारगेट को हाई एक्यूरेसी के साथ में पकड़ा था, सही निशाना साधा था। द VLSRSAM सिस्टम हैज़ बीन इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय द DRDO। इसका डेवलपमेंट किसने किया है? DRDO ने, और इसको डिज़ाइन किया गया है भारत में ही। जब हम इस टेस्ट की लॉन्चिंग कर रहे थे, फ्लाइट का जो पैथ था, जो रास्ता था, इसके साथ में जो व्हीकल का परफॉर्मेंस पैरामीटर रहे थे, उनकी हमने मॉनिटरिंग करे थे फ्लाइट डाटा का यूज़ करके। इसके अलावा हमने कैप्चर करे थे वेरियस रेंज इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, जैसे कि राडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, साथ ही साथ टेलीमेट्री सिस्टम, जिसको डिप्लॉय किया गया था ITR चांदीपुर में। ये जो लॉन्चिंग हुई थी, इसको मॉनिटर किया गया था। सीनियर साइंटिस्ट थे DRDO के लैब के, इसमें इन्वॉल्व थे। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम सच एज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, इसके साथ साथ में पुणे रिसर्च सेंटर इमरात, RCI हैदराबाद, इसके R&D इंजीनियर पुणे, इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व रहे थे। इसके बाद सीधे चलते हम द हिंदू की तरफ में, और द हिंदू में खबरें हम देखेंगे फॉरेन वाले पेज से। फॉरेन वाले पेज से आज हम देखेंगे मलेशिया के मैप को, ठीक है। मलेशिया, ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा डार्क कलर, ये मलेशिया के मैप को दर्शाता है, ठीक है। एक तो इंडोनेशिया वाले आइलैंड में कुछ हिस्सा इसका है, दूसरा जो थाईलैंड वाला हिस्सा है, इससे इसका कुछ कुछ हिस्सा जुड़ा हुआ है। मलेशिया जिसकी जो कैपिटल है वो है कुआलालंपुर। जहाँ पर इसकी राजधानी है उसी आइलैंड के आप नीचे की तरफ में चले जाओगे ना, तो सिंगापुर देश है। फिर इधर से आपका इसी में से जो मलेशिया वाला द्वीप है, इसमें एक ब्रुनोई हो गया, नीचे इंडोनेशिया होगा। आप यदि मलेशिया के पूर्व की तरफ जाओगे तो फिलीपींस पड़ेगा। मलेशिया साउथ चाइना सी से घिरा हुआ है, ये आप देख रहे हैं साउथ चाइना सी है। ऊपर की तरफ आप जाओगे तो कंबोडिया है, उसके बाद फिर वियतनाम है, और नीचे की तरफ यदि हम जाते हैं तो इंडियन ओशियन पड़ता है, हिंद महासागर पड़ता है। ये वाले मैप से और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नीचे का जो येलो कलर आप देख रहे हैं, ये कलर इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया देश है। उसके ऊपर के जो आइलैंड बने हुए हैं, ये पड़ जाता है आपका मलेशिया। दो ठो आइलैंड को मिला करके ये मलेशिया बना हुआ है। साउथ चाइना सी पड़ता है। ऊपर की तरफ जाओगे तो फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया। न्यूज़ की तरफ चलें तो न्यूज़ में बताया जाता है मलेशिया की कोर्ट ने अपहोल्ड किया है, जारी रखा है नाजिब की जेल टर्म को, ठीक है।
मतलब कि उनको जो जेल टर्म बताई गई है उस जेल टर्म को चेंज नहीं किया गया है। मलेशिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर नाजिब रज्जाक, ठीक है, इनका जेल टर्म चालू हो जाएगा 12 साल का ट्यूसडे के दिन से, आफ्टर लॉसिंग हिज फाइनल अपील इन ए ग्राफ्ट केस लिंक्ड टू द लूटिंग ऑफ 1 MDB स्टेट फंड। इन्होंने 1 MDB स्टेट फंड का क्या किया था, लूटपाट किया था, ऐसा इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है। इसी के चलते चलते वहाँ की जो टॉप कोर्ट थी ना, उसने अनोनमसली मतलब सर्वसम्मति से उनका जो कन्विक्शन है, उनका जो सेंटेंस है, जेल टर्म है, उसको अपहोल्ड रखा है, मतलब कि जारी रखा है। मिस्टर नाजिब मलेशिया के पहले फॉर्मर लीडर थे जिनको जेल में डाला जाएगा। वाज विस्क्ड अवे टू कजांग प्रिजन ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ कुआलालंपुर आफ्टर द वर्डिक्ट, ठीक है। इनको कहाँ भेजा जा रहा है, इनको भेजा जाएगा कजांग प्रिजन में भेजा जाएगा, जेल में भेजा जाएगा। अपोजिशन वाले लीडर, इसके अलावा एक्टिविस्ट एंड मैनी सिटीजन हेल्ड द कोर्ट स्विफ्ट रूलिंग, calling it a victory for Malaysians who have voted in 2018 to oust his government and bring Mr. Najib to justice। अपोजिशन वाले लीडर हैं, इसके अलावा कुछ एक्टिविस्ट लोग हैं, कई सारे सिटीजन ऐसे भी हैं जिन्होंने कोर्ट के जो निर्णय आया था उसका उन्होंने स्वागत किया है। इसके बाद अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं टोमेटो फ्लू से संबंधित, ठीक है। ये जो इन्फेक्शन है इसका नेम रखा गया है टोमेटो फ्लू, क्योंकि रेड पेनफुल ब्लिस्टर का मतलब होता है फफोले पड़ जाना, लाल लाल कलर के, और वो भी दर्द से भरे हुए। वो टमाटर के जैसे ही दिखने लगते हैं और ग्रेजुअली धीरे धीरे ये बड़े हो जाते हैं टमाटर के साइज के, इसलिए इसका नाम टमाटो फ्लू रखा गया। टमाटो फ्लू का कारण है कॉक्सैकी वायरस A16। ये वायरस बिलोंग करता है एंटीरो वायरस फैमिली से। तो जो एंटीरो वायरस है वो एक एंशिएंट मतलब काफ़ी पुराना और इम्पोर्टेंट ग्रुप माना जाता है RNA वायरस का। ह्यूमन आर ओनली होस्ट फॉर द एंटीरियो वायरस, केवल मानव के भीतर ही ये होस्ट करता है। आगे बताया जाता है कि जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है ना, इसका कारण है इंटेस्टियल वायरसेस। इसका मतलब ये है वायरस यदि हमारी आंतों को प्रभावित कर देता है, आंत में घुस जाता है, तो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ चालू हो जाता है फैलना। इसके साथ साथ में ये जो एडल्ट लोग होते हैं वहाँ पर रेयर ही देखने को मिलता है, क्योंकि एज यूजली इनके पास जो है इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत रहता है, इनफ रहता है कि वो डिफेंड कर सकें इस वायरस से अपने आप को। ट्रांसमिशन मतलब इसका संक्रमण फैलाव कैसे करके होता है, तो टोमेटो फ्लू काफ़ी कॉन्टेजिनियस मतलब कि संक्रामक रोग माना जाता है। एंड चिल्ड्रन आर इट इंक्रीज रिस्क, बच्चे सबसे ज़्यादा रिस्क में रहते हैं क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, कॉमन माना जाता है इस एज ग्रुप में। एंड स्प्रीड इज़ लाइकली टू बी थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट, और जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं बच्चे, तेज़ी के साथ में फैलने लगता है। यदि टमाटो फ्लू का आउटब्रेक बच्चों में कंट्रोल नहीं किया जाता, ना ही आप उसको प्रिवेंट कर पा रहे हो, ट्रांसमिशन माइट बी लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, इससे सीरियस हानि हो सकती, क्षति पहुंच सकती है, और ये बच्चों से एडल्ट में भी फैल सकता है। इसके सिम्टम्स बताए गए हैं। प्राइमरी जो सिम्टम होते हैं, चिल्ड्रन जिनको टोमेटो फ्लू फैला है ठीक वैसे ही होते हैं जैसे कि चिकनगुनिया में होते हैं। इसमें इंक्लूड है हाई फीवर, रैसेस, इंटेंस पेन होना जॉइंट में,
अब यदि हम अदर वायरल इन्फेक्शन से इसकी कंपेयर करें तो इसके जो फर्दर सिम्टम्स रहेंगे उसमें इंक्लूडिंग रहेगा फैटीग, इसके अलावा वोमिटिंग होना, नासुआ, नोज़िया मतलब होता है जी मिचलाना, वोमिटिंग होना, डायरिया, डिहाइड्रेशन, इसके अलावा सूजन आ जाना जॉइंट में, बॉडी में एचिस हो जाना, बॉडी दर्द करना, इसके अलावा कॉमन इन्फ्लुएंजा लाइक इसके सिम्टम रहते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो जो फ्लू है वो सेल्फ लिमिटिंग माना जाता है। इसके अलावा देयर इज़ नो स्पेसिफिक ड्रग फॉर दिस, इसके लिए अभी तक ऐसा कोई भी स्पेसिफिक ड्रग नहीं बनाया गया। तो टमाटो फ्लू जब दूसरी बीमारियों के समान है तो उसका इलाज भी हम उसी बीमारी के समान करेंगे, जैसे कि चिकनगुनिया, डेंगू, हैंड फुट एंड माउथ डिसीज़, इसी प्रकार से इसका इलाज किया जाता है। पेशेंट को एडवाइस दिया जाता है कि वो आइसोलेट रहें, रेस्ट करें, ठीक है। इसके अलावा जो फ्लूइड है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीना है, ठीक है। एंड हॉट वाटर स्पंज फॉर द रिलीफ ऑफ इरिटेशन एंड रैसेस, यदि आपको रैसेस हो गए, चकते पड़ गए हैं आपकी बॉडी में, तो हॉट वाटर का आपको स्पॉन्ज करना है ताकि थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल सके। न्यूज़ में बताया जा रहा है कि सेंटर मतलब केंद्र सरकार का क्या कहना है टोमेटो फ्लू को लेकर के। केंद्र सरकार कह रही है कि ये बीमारी सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है, मतलब कि यदि ये बीमारी हो रही है तो अपने आप ये सीमित हो जाएगी। टोमेटो फ्लू इज़ क्लिनिकल वेरिएंट ऑफ द हैंड फुट एंड माउथ डिसीज़। हैंड फुट और जो माउथ डिसीज़ होता है उसका एक क्लिनिकल वेरिएंट है, उसी का एक टाइप है टोमेटो फ्लू। एक कॉमन वायरल इन्फेक्शन है जो कि अफेक्ट कर रहा है चिल्ड्रन को, ठीक है, इम्यून कंप्रोमाइज एडल्ट को भी, एंड समटाइम एक्सपोज्ड इम्यून कॉम्पिटेंट एडल्ट। इट इज़ ए सेल्फ लिमिटिंग इलनेस एंड नो स्पेसिफिक ड्रग एग्जिस्ट फॉर इट्स ट्रीटमेंट, ऐसा कहना है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का। इसके बाद वाली न्यूज़ आई है टेक्नोलॉजी जो कंपनी है आज के टाइम की, जो बड़ी बड़ी अपना पैर उन पसारते ही जा रही हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियां क्या काम करती हैं ना, मार्केट को हथिया लेते हैं, जैसे कि अमेजन जैसी कंपनियां हो गई, गूगल जैसी कंपनियां, इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ये मार्केट को हथिया लेते हैं, दूसरे जो छोटे प्लेयर हैं इनको मार्केट में उतरने नहीं देते हैं। और जब फिर मार्केट में बेचने वालों की संख्या कम हो जाएगी, व्यापारी लोग जब कम हो जाएंगे तो ऑलरेडी जाहिर सी बात है ये अपने प्रोडक्ट को फिर मनमाने दाम में बेचने वाले हैं। कंपटीशन को कुल मिलाकर के ये ख़त्म कर देते हैं। इसलिए हमारे देश में स्वस्थ कंपटीशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए स्टैंडिंग पैनल ने एक मीटिंग आयोजित करी थी, ये सबमिट करेगी अपनी रिपोर्ट कि कैसे करके हम लेजिस्लेशन के माध्यम से इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। भारत सरकार चाहती है कि वो टैकल करे अनफेयर, इसके अलावा जो प्रीडेटरी प्रैक्टिस होती हैं, ठीक है, गलत जो प्रैक्टिस है, गलत व्यवहार है, उसको ख़त्म करने के लिए अभी हाल ही में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। हमारा जो डिजिटल मार्केट है जिसमें ये सारी कंपनियां आती, पिक्चर आप देख सकते हैं इनका, तो इनको हम रेगुलेट करेंगे। रेगुलेट करने के साथ साथ में हम ये इंश्योर करेंगे कि मार्केट में कंपटीशन बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस फेसबुक है तो फेसबुक अकेली ही रहे मार्केट में, दूसरी कोई फेसबुक के समान ऐप ही ना बन सके, ना तो वो चल सके। इसके बाद वाली न्यूज़ आई है फ्री बाइज से रिलेटेड। फ्री बीज का मतलब है कि कोई व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है तो फ्री में कई सारी चीज़ें बांटने का वो वादा करता है। तो इसी को लेकर के सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं NV रमन्ना, उन्होंने क्या कहा था, सब जो है एक ही साइड में आ गए हैं इसको लेकर के। सब चाहते हैं कि लोगों को मुफ्त में चीज़ मिलना चाहिए, मुफ्त में पानी मिलना चाहिए, मुफ्त में बिजली मिलना चाहिए, लेकिन इससे नुकसान ये हो रहा है कि जो टैक्स देने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है,
इनका टैक्स गलत जगह में जा रहा है, इनका टैक्स फ्री की चीज़ें बांटने में चला जा रहा है, टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन बढ़ते जा रहा है। इसके साथ साथ में पहला रीज़न तो ये था, सेकंड वाला रीज़न ये है कि जो राज्य सरकारों का घाटा है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, ऐसा कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। इसलिए हम चाहते हैं ना कि एक फ्री बॉडी होना चाहिए, एक फ्री संस्था होना चाहिए जो इस मुद्दे पर विचार कर सके कि कैसे करके हम इसको टैकल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और रामदेव बाबा की एक न्यूज़ आई है। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव बाबा को कहा है कि आप अपने आप को रोकिए, आप अपमानजनक रिमार्क्स मत करिए जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, इसके साथ में मॉडर्न जो मेडिकल सिस्टम है उसमें। ही कैन नॉट अब्यूज डॉक्टर्स एंड द सिस्टम, इट इज़ बेटर ही रिस्टेन हिमसेल्फ फ्रॉम अब्यूजिंग द सिस्टम, ऐसा कहना है CJI NV रमन्ना का। कोर्ट ने इशू किया था एक नोटिस केंद्र सरकार को ऑन ए पिटीशन फाइल्ड बाय द IMA के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी अगेंस्ट द पब्लिकेशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड स्मीयर कैंपेन। ठीक है, तो यहाँ कुछ पब्लिकेशन किए गए थे रामदेव बाबा के द्वारा, ठीक है, और मिसलीड कर रहे थे एडवर्टाइज के द्वारा। इसी के चलते चलते इसकी सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में। भारत में लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो बर्थ के टाइम में कैसा रहा है, इसको लेकर के एक न्यूज़ आई है, इसको हम देख लेते हैं। सेक्स रेशियो एट बर्थ नॉर्मलाइजेस, ऐसा कहना है स्टडी का। मतलब कि जन्म के टाइम में जो लिंग अनुपात है ना वो सामान्य हुआ है, हल्का फुल्का, ऐसा स्टडी में बताया जा रहा। लेकिन यहाँ पर गिरावट बताई गई है 111 बॉयज़ पर 100 गर्ल्स, 100 ही लड़कियाँ हैं जबकि 111 बॉयज़ हैं इन 2011। ये बढ़कर के 2019 से 21 के बीच में लड़कों की संख्या 108 हो गई है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा। एक लेटेस्ट स्टडी है, किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई है, प्यू रिसर्च सेंटर। इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि यहाँ पर सन को लेकर के भी जो लोगों की धारणा है उसमें किस प्रकार से हम डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि जो एवरेज एनुअल नंबर ऑफ बेबी गर्ल्स है, गर्ल्स मिसिंग इन द कंट्री फेल फ्रॉम 4,80,000 2010 में था, ये घट कर के 4,10,000 हो गया है 2019 में। मिसिंग का मतलब है हाउ मैनी मोर फीमेल बर्थ्स वुड हैव ऑकर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इफ़ देयर वर नो फीमेल सिलेक्टिव एबॉर्शन। इसका मतलब ये हो गया कि हम एबॉर्शन नहीं करवा रहे हैं कि हमें बच्चा चाहिए तो एबॉर्शन करवा देते हैं, बच्चा नहीं चाहिए तो एबॉर्शन करवा देते हैं। ऐसी कंडीशन में यदि आप देखोगे तो उसको यहाँ मिसिंग बताया गया है। ये जो प्रॉब्लम है वो चालू हो गई थी 1970 के दशक में विथ द अवेलेबिलिटी प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी अलाउइंग फॉर सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन। उस टाइम में क्या है, एक टेक्नोलॉजी आई थी जिसके माध्यम से आप जन्म देने के पहले ही बच्चे की पहचान कर सकते हैं और एबॉर्शन करवा पाते थे। Among the major religion, the biggest reduction in sex selection seemed to be among the groups that previously had the greatest gender imbalance, particularly among Sikh. बताया जा रहा है कि जो सबसे बड़ा रिडक्शन हम देख रहे हैं सेक्स सिलेक्शन में वो हमें सिख धर्म में देखने को मिला था। वहीं यदि वर्ल्ड की हम बात कर लें तो वर्ल्ड में 100 फीमेल बेबीज़ हैं और 105 मेल बेबीज़ हैं। दैट वाज द रेशो इन इंडिया इन 1950s एंड 1960s बिफोर द प्री नेटल सेक्स टेस्ट बिकेम अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री। इंडिया ने लीगलाइज कर दिया था एबॉर्शन को 1971 में, लेकिन जो ट्रेंड रहा था सेक्स सिलेक्शन का वो स्टार्ट हो गया था, वो पिकअप करने लगा था, वो स्पीड बढ़ाने लगा था 1980 के दशक में।
ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड स्कैन टेक्नोलॉजी, क्योंकि उस टाइम में अल्ट्रासाउंड स्कैन टेक्नोलॉजी आ गई थी। फिर 1970 के दशक में इंडिया का जो सेक्स रेशो था वो कैसा रहा था, जो ग्लोबल एवरेज है 105 और 100 वाला, वो कैसा हो गया इंडिया का, 108 हो गया। 100 गर्ल्स थी, 108 बॉयज़ थे इन अर्ली 1980s, और फिर आगे बढ़ कर के ये 110 बॉयज़ हो गए पर 100 गर्ल्स 1990 के दशक में। अब आप देख रहे हैं 2011 की जो सेंसस थी, जनगणना थी, उसमें 111 लड़के थे और 100 लड़कियां थी। तो यहाँ पर हमें बैलेंस बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। द सेक्स रेशो एट बर्थ अपीयर्स टू हैव नॉर्मलाइज स्लाइटली ओवर द लास्ट डिकेड। लेकिन यदि आप देखोगे ना तो जो जन्म में जो रेशो देख रहे हैं उसमें स्लाइटली कुछ हमें ओवर देखने को मिला है। ठीक है, वो पहले 108 हुआ करता था, तो आज के टाइम में देखोगे 2015-16 में तो 109 हो गया है। अब यहाँ पर धर्म के आधार पर भी कुछ अध्ययन किया गया है, जिसमें बताया गया 2001 के सेंसस के हिसाब से यदि आप देख लोगे तो सिख धर्म में 130 मेल्स हैं और 100 फीमेल हैं। फॉर एक्सीडिंग दैट ईयर्स नेशनल एवरेज ऑफ 110, उस टाइम में हमारे देश का जो एवरेज चल रहा था वो 110 का चल रहा था। फिर 2011 की सेंसस में आप देखोगे सिख में जो अनुपात था 121 लड़के हो गए और 100 लड़कियां हो गई। इट नाउ होवर्स अराउंड 110, और आज के टाइम में यदि आप देखोगे तो उनका जो सिख सेक्स रेशियो है सिख धर्म में वो 110 हो गया है। वहीं यदि हम मुस्लिमों की बात कर लें, ईसाइयों की बात कर लें, तो उनमें 105 लड़के हैं और 100 लड़कियां जन्म ले रही हैं, तो 105 लड़के जन्म ले रहे थे। मुसलमानों की बात करें तो 106 लड़के हैं और 100 लड़कियां हैं। तो देखा जाए तो लगभग आगे पीछे ही चल रही हैं और ये प्रवृत्ति कायम है। अध्ययन ये बताता है कि जहां सिख भारतीय आबादी का कितना 2% से कम है, वहीं 2000 के बीच भारत में लापता मतलब मिसिंग होने वाली 9 करोड़ बच्चियों में से उनका अनुमानित 5% या लगभग 4.4 लाख है। 2019 का ये डाटा है। एडिटोरियल वाले पेज में चलें तो फ्रीबीज को लेकर के एक एडिटोरियल छपा है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, फ्रीबीज वाले आर्टिकल में बताया जाता है कि कितना कितना रुपया कितनी कौन कौन सी सरकारें खर्च कर रही हैं, जीडीपी का कितना परसेंट हिस्सा ये फ्री में बांटने में खर्च कर दे रहे हैं, कितना इनके ऊपर कर्जा आ जा रहा है, ये सारी बातें बताई जाती हैं। लेकिन कुछ स्कीम ऐसी भी हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मध्याह्न भोजन स्कीम लॉन्च की थी कि फ्री में बच्चों को खाना दिया जा रहा था। इसको जो है फ्रीबीज के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों की पोषण स्तर में वृद्धि कर रही है। इसके अलावा बच्चों की जो अटेंडेंस है उसमें वृद्धि कर रही है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जा पा रहे हैं, एक दूसरे से एंगेज हो रहे हैं। ठीक है, और सामाजिक तौर पर एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं बिना किसी भेदभाव के। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं इस मध्याह्न भोजन स्कीम के, तो इसको आप फ्रीबीज नहीं बोल सकते हैं। शरवना एक लेजिस्लेटिव असेंबली कैंडिडेट थे, ये मदुरई साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी के तमिलनाडु में। इन्होंने ऑफ़र किया था कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्री के वादे को, जैसे कि 1 करोड़ देंगे। ठीक है, 1 करोड़ रुपया की हम आपको छूट देंगे। इसके अलावा एक कार देने वाले हैं जिसकी कीमत हो सकती है 20 लाख रुपया प्रत्येक घर वाले को। इसके अलावा एक रोबोट देंगे प्रत्येक होम मेकर को। इसके साथ साथ में 1 करोड़ रुपया हम देने वाले हैं यूथ को लुकिंग टू स्टार्ट ए बिजनेस, जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। इसके साथ साथ में 100 दिन की ट्रिप करवाने वाले हैं मून की। इसके अलावा 300 फीट आर्टिफिशियल ग्लेशियर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि लोग कूल फील कर सकें। ये चुनाव हार गए।
ठीक है, इस प्रकार के वादे करे जाते हैं चुनाव के दौरान। इसीलिए तो ये जो केस है ना सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है, बीजेपी वाले केस कर दिए हैं कि जो आम आदमी पार्टी सब मुफ्त में चीज़ें बांट बांट के पूरे वोटर्स को हथिया ले रही है और बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ बन ही नहीं पा रही है। तो इस प्रकार के जो वादे आप देख रहे हैं, जो भी राजनीतिक सत्ता में हैं, ये इन वादों से लोग, दूसरी पार्टी कोई दूर नहीं है, कोई अलग नहीं खड़ी है। इन प्रॉमिसिंग फ्रीबीज पैरोडी हैज़ इंक्रीजिंग मैच्ड विद द रियलिटी। जो आप ये देखोगे कि जो फ्रीबीज है वो आज के टाइम में रियलिटी में कन्वर्ट हो गई है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ऑफ़र करती हैं फ्रीबीज आज के टाइम में। 1967 के दशक में डीएमके के फाउंडर CN अन्नादुरई ने प्रॉमिस किया था 4.5 किलो बैग ऑफ राइस, चावल की बोरी, 1 रुपया की कीमत में। 1 रुपया में आपको 4.5 किलो चावल मिलेगा यदि उनकी पार्टी इलेक्ट हो जाती है और पावर में आ जाती है। ठीक है, उन्होंने कैंपेन किया मतलब अभियान चलाया, 3 मेजर्स ऑफ राइस फॉर ₹1। ठीक है, 1 रुपया में चावल देने की बात भी यहाँ पर कही गई थी। सादा पार्टी स्वीप द इलेक्शन, हो सकता है इससे इलेक्शन में पार्टी स्वीप कर दे। द पार्टी कुड प्रोवाइड जस्ट 1 kg राइस फॉर 1 रुपया। ठीक है, यदि वो चुनाव में जीतते हैं तो वो क्या करेंगे, 1 रुपया में 1 किलो राइस देने की बजाय वो और भी ज़्यादा उसमें आपको ऑफ़र प्रोवाइड करेंगे। यदि ये स्कीम लॉन्च हो जाती है, ये कंटिन्यू ग्रो करते जाएगी। 146 करोड़ रुपया एलोकेटेड किए गए थे जुलाई के महीने में 2020 में, ताकि प्रोवाइड किया जा सके 5 किलो फ्री राइस पर पर्सन टू ऑल PMKAY कार्ड होल्डर्स इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में बताया जा रहा है प्रधानमंत्री जो PMKAY स्कीम थी उसके अंतर्गत गवर्नमेंट जो फ्री में बांट रही थी और कह रही थी कि हमने कोरोना के दौरान में सबसे बड़ी मुफ्त योजना चालू करे थे, और वही सरकार कह रही है कि दूसरी सरकारें फ्री में सब बांट बांट के लोगों के वोट हासिल कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतते गया, जो फ्री बीज है वो राइस से भी और आगे बढ़ती गई। सरकारों ने गैस स्टोव देना चालू कर दिया फ्री में, कलर टीवी बांटे गए, लैपटॉप बांटे गए। ठीक है, काम के लिए जैसे घर में महिलाएं काम नहीं करती फ्री में, तो सरकार कह रही थी कि हम आपको भी पैसा देंगे। तो ये जो फ्रीबीज है तमिलनाडु से भी स्प्रीड कर गई, तमिलनाडु के अलावा भी अन्य जगह में अदर स्टेट में फैलने लगी। दिल्ली गवर्नमेंट इसका एक एग्जाम्पल है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी फ्री देना चालू कर दिया, फ्री में पानी प्रोवाइड करना चालू कर दिया। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ऑफर कर रही है लोकल लोगों को फ्री पावर, लगभग 125 यूनिट। इसके साथ साथ में फ्री वाटर दे रही है गाँव में, एंड 50% डिस्काउंट दे रही है बस के फेयर में वुमेन को। वहीं यदि हम असम की बात करें तो असम की राज्य सरकार ने अनाउंस किया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कैश बेनिफिट स्कीम। डायरेक्ट भी दे सकती है और इनडायरेक्ट भी देती है। लगभग 6,000 करोड़ रुपया इम्पैक्ट पड़ रहा है 9 लाख बेनिफिशरीज के ऊपर। इसके चलते चलते एक क्वेश्चन उठता है, तो ये जो कौन सी बात है जिसके चलते चलते ऐसी मेंटलिटी में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या इससे आप सरकार को कह सकते हैं कि वो एक वेलफेयर स्टेट है, या रियल में सरकार की ऐसी मंशा है? तो हर साल सरकारें क्या कर सकती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट, वो एक्सपांड कर देती हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट गुड्स को। कुछ प्राइवेट चीज़ें भी बांटते रहती हैं, जैसे कि LPG सिलेंडर्स साधारण नागरिकों को। जबकि कुछ कुछ हो सकता है कि ऑफ़र करती हों सब्सिडी, इन सम केसेस कवरिंग द फुल कॉस्ट, और हो सकता है इससे पूरी की पूरी
कॉस्ट भी कवर किया जाता हो। Does a shift to such policies mean that Indian policymakers have simply given up on tackling poverty and inequality? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने के पीछे गवर्नमेंट की मंशा है कि वो पॉवर्टी को कम कर रही है, इनइक्वालिटी को कम कर रही है? इंस्टीड ऑफ पुशिंग फॉर बिल्डिंग पब्लिक एसेट का निर्माण बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। सोसाइटी की कैपेसिटी को भी बनाने की कोशिश नहीं किया जा रहा है। इंडिया के पहली पॉलिसी मेकर्स ऐसा लग रहा है कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड वेलफेयरिज्म वाया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट गुड्स फॉर फ्री, ऐसा हमें प्रतीत होता है। अब आप देख लीजिए कितना खर्चा किया जा रहा है और क्या उसका कॉन्सिक्वेंसेस देखने को हम मिल रहा है। आंध्र प्रदेश एनुअली स्पेंड करता है लगभग 1.62 लाख करोड़ एक्रॉस वेरियस सच स्कीम। बहुत सारी स्कीम उसने फ्री में लॉन्च किया है और सालाना 1.62 लाख करोड़ रुपया वो खर्च कर रहा है। पंजाब ऑफर करता है फ्री इलेक्ट्रिसिटी 51 लाख घरों को। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे 7,117 करोड़ रुपया का जो बर्डन है डिस्कॉम कंपनी जैसे कि श्रॉप, कौशल, अगस्त 2022 का ये डाटा है, इतना का बर्डन उसके ऊपर बढ़ जाएगा। 5 स्टेट जिनके नाम रखे गए हैं यूपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब आर नोटेड टू हैव राइज 43,316 करोड़ ओवर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल में ही ये जो पैसा है आप देख रहे हैं कितने हो गया है, 47,316 करोड़ रुपया हो गया है। इन्होंने अपनी संपत्ति को क्या रखा है, गिरवी रखा है। बात्रा शुभम अगस्त 2022 की ये डाटा बताया जा रहा है। कई सारे स्टेट ऐसे भी हैं, रिसेंटली इन्होंने अनाउंसमेंट किया है फ्रीबीज डिफ़िकल्ट टू फंड। ठीक है, फ्रीबीज तो दे रहे हैं लेकिन फंडिंग करना काफ़ी कठिन हो जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आंध्र प्रदेश ने अनाउंसमेंट किया था फ्रीबीज फाइनेंशियल ईयर 2023 में दैट वुड कंज्यूम ऑलमोस्ट 30% ऑफ इट्स ऑन टैक्स रेवेन्यू। जितना भी कलेक्शन हो रहा है टैक्स का उसका 30% तो फ्री की चीज़ों बांटने में चला जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात कर लें तो इसका जो आंकड़ा वो 28.8 का, पंजाब का यदि हम बात करें तो 45.4% का है और वेस्ट बंगाल की बात कर लें तो 23.8% का है। ये जो न्यूज़ बताई गई है वो आरबीआई बुलेटिन जून 2022 की है। पिछले 5 साल में आप ये देख लीजिए, बैंक ने रिटर्न ऑफ कर दिया है लोन को लगभग 10 लाख करोड़ रुपया के, विद द शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन सच एस एनपीए रिटर्न ऑफ टिपिकली 60% एंड 80%। तो बैंक क्या कर दे रहे हैं, राइट ऑफ कर दे रहे हैं। इसका क्या मतलब हो गया, आपकी जो बैलेंस शीट है वहाँ से तो आप लोन को क्या कर दिए, क्लीन अप कर दिए, वहाँ से समाप्त कर दिए, लेकिन लोन अकाउंट अभी भी बना हुआ है उनकी बुक्स में, क्योंकि उनको आशा है कि बाद में हम इसको रिकवर कर सकते हैं। तो यही हाल किनसे हुआ, बैंकों से, राज्य की सरकारों से हुआ। राज्य की सरकारों ने बैंकों से लोन लिया है ताकि हम फ्रीबीज को बांट सकें, लेकिन कंडीशन ऐसी आ गई कि कई तो ऐसे हैं जिन्होंने पैसे को पेड ही नहीं कर पाया। तो बैंक सेक्टर ने क्या काम करा, बैंक ने क्या काम किया, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के लोन को क्लीन अप कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। ऐसी घटनाएं हम देख रहे हैं। तो यही आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाया जाता है कि केंद्र की सरकार क्या काम कर रही, बड़ी बड़ी कंपनियों को कह रही है कि आप बैंक जाओ, बैंक में जा कर के आप लोन लो और उस लोन को मत बताओ। ये होता है फ्री बाइस, उनके लोन को केंद्र सरकार माफ़ कर दे रही है, इसको हम बोलते हैं फ्रीबीज, मुफ्त की रेवड़ी। ऐसा आम आदमी पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार के ऊपर फिर आरोप लगाया गया था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर जो चीज़ फ्री में दी जा रही है वो फ्रीबीज के अंतर्गत काउंट नहीं करी जाती है।
कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि मिड डे मील स्कीम हो गई, गवर्नमेंट मुफ्त में लोगों का इलाज करती है, बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करती है गरीब लोगों का, तो वो सब फ्रीबीज़ के अंतर्गत नहीं आती है। गवर्नमेंट रोज़गार प्रोवाइड करती है मनरेगा की स्कीम के अंतर्गत। ये सब क्या है, समाज को आगे बढ़ाने वाली स्कीम है, ये तो कंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन जब कोई भी स्टेट फ्रीबीज़ को दे रहा है तो वो किस बात का ध्यान रखे, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो का ज़रूर ध्यान रखे कि हमारी जीडीपी कितनी है और कितना हमारे ऊपर कर्जा चल रहा, उस हिसाब से उसको फ्री की प्रोग्राम चलाना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी हमको देखना है एज ए परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट इनकम, रिवेन्यू कलेक्शन एफिशिएंसी, ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना है। यदि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर स्कीम की तरफ प्रायोरिटी दे रहे हैं तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ में पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनको बैन किया जा सकता है फॉर प्रॉमिसिंग फ्रीबीज वुड बी ए स्टेप टू फार एंड हैंस द इलेक्शन कमीशन शुड पुश पॉलिटिकल पार्टीज टू प्रोवाइड ए फंडिंग मैकेनिज्म फॉर सच प्रोमिसेस। तो आप किसी पार्टी को बैन करो, इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप ये बता दो कि आपको पैसा खर्चा करना कहाँ है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें ज़रूरत है कन्वर्सेशन की बिटवीन एंड बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में बातचीत करके इस मुद्दे का हल निकाल सकती हैं। फ्रंट पेज से एक न्यूज़ देख लेते हैं जिसमें बताया गया सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिटायर होने के बाद मिलेगा 6 महीने के लिए आवास। यदि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर होने के बाद भी आपके पास जो आवास था उसमें 6 महीने के लिए रह सकते हैं। 1 साल तक सरकार आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। केंद्र सरकार ने इस प्रकार के कुछ संशोधन किए हैं, ये काफ़ी अच्छी पहल की गई है। केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, हाई कोर्ट का जज रहेगा और सुप्रीम कोर्ट का रहेगा सीजेआई, इनको सेवानिवृत्ति के बाद अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त अधिनियम 1958 में कुछ संशोधन किया है। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने वाले न्यायाधीश सेवानिवृत्ति की तारीख से 6 महीने तक के पीरियड के लिए दिल्ली में, ठीक है, जो निर्दिष्ट आधिकारिक निवास है उसके अलावा किराए पर मुक्त टाइप V7 आवास के हकदार बनने वाले हैं। आगे बताया जा रहा है 1 साल की अवधि के दौरान 24 घंटे की आपको सुरक्षा प्रोवाइड करी जाएगी। कानून और न्याय मंत्रालय ने अधिसूचना जारी किया था। एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश सेवानिवृत्त रिटायरमेंट की तारीख से 1 साल की अवधि के बीच 24 घंटे पर्सनल सुरक्षा गार्ड के अलावा निवास पर 24 घंटे सुरक्षा कवर के हकदार रहेंगे। इसके साथ साथ 1 साल तक के लिए आपको ड्राइवर भी फ्री दिया जाएगा। नियम 4 में ये प्रावधान भी डाला गया है कि रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए दिल्ली में जो भी नॉमिनेट घर बताया गया है किराए पर मुक्त टाइप V7 आवास का हकदार रहेगा। ठीक है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश का हवाई अड्डों पर सम्मान किया जाएगा। अधिसूचना में आगे ये बात भी कही गई है कि एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर रिटायर्ड जज का हवाई अड्डों पर औपचारिक लाउंज में सम्मान किया जाएगा।